वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फ्रॉम अकाउंट का हमारा क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जो है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप देख सकते हो लेखांकन, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में आई थिंक सो मैंने पिछले इस चैप्टर से 5 पार्ट डिस्कस कर दिया है। जो पिछले क्लास में राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स मैंने डिस्कस किया था और पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है आप ऊपर में देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि मैं डिस्कस करूंगी प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये जो टॉपिक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पूरा न्यूमेरिकल में ये थ्योरी काम आएगा और आपको बहुत ही थोड़ा मतलब कि दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्वेश्चन बहुत साइलेंट रहेगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट रहेगा वहाँ पे आपको उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन में जब डिस्कस मैं करूँगी एग्जाम्पल तो वहाँ अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। बट ये जो 5 आपका पॉइंट टेबल में आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस सारे के सारे प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है एज पर द न्यूमेरिकल बेस, प्लस थ्योरेटिकल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे ई कॉमर्स पे आए हो आप तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जो भी पिछले वाली चीज़ें आपने नहीं देखा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए तो आप कहाँ से देखोगे, तो आप जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में चले जाइए, जो ई कॉमर्स जोन का प्लेलिस्ट है उसमें चले जाओ। वहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर BMT हो गया, अकाउंट है, इको है, इंग्लिश है। BMT में थोड़ा सा जो सर पढ़ा रहे थे अभी, एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी चलते 1 वीक से वो वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बट नाउ ही इज़ रिकवरी, वो रिकवर कर रहे हैं। तो आई होप सो विद इन 1-2 डेज़ में वीडियो आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आई थिंक सो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। चलो हमारा जो वीडियो है, जो आज का जो क्लास है प्रोविज़न का, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप बुक में देखोगे, मैं फिर से बोल दूंगी, डॉक्टर SK सिंह का बुक मैं फॉलो कर रही हूँ फ्रॉम द 2020 लेटेस्ट एडिशन। अगर पुरानी बुक है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस टॉपिक को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलो साझेदारी फर्म का संचालन क्या बोलता है। साझेदारी फर्म का संचालन और साझेदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व साझेदारी संलेख द्वारा नियंत्रित होता है। देखो, जो भी साझेदारी फर्म है उसका संचालन हमको करना है, या जो पार्टनर्स हैं उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन रखना है, उसके अधिकार के बारे में, उसके दायित्व के बारे में, तो हमें पार्टनरशिप डीड का जो है पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए या पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना चाहिए, ठीक है। साझेदारी संलेख के अभाव में अगर कल को आप नहीं बनाते हो पार्टनरशिप डीड, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना है, ठीक है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो हमारा जो प्रोविज़न है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वो फिर लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो लागू हो जाएगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो ऑटोमेटिकली जो 1932 का जो अधिनियम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर अभाव है, साझेदारी संलेख का अभाव है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान यहाँ पे लागू होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर अभाव है तो ये लागू होती हैं, ठीक है। यदि साझेदारी संलेख में कोई उल्लेख न हो या प्रश्न में उल्लेख न हो तो निम्न नियम लागू होते हैं। इस लाइन को भी बहुत ध्यान से देखोगे। अगर 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 आपके क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, इवन प्रश्न में भी बोल दिया है कोई उल्लेख नहीं है, आपके क्वेश्चन में ही कुछ नहीं बोला गया, क्वेश्चन पूरा का पूरा साइलेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये 5 जो प्रोविज़न है आपके लागू हो जाएंगे। ये 5 प्रोविज़न आपके लागू हो जाएंगे, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। साझेदार के वेतन एवं कमीशन के बारे में क्या कहता है। देखो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, धारा 13 सबसेक्शन A में कहता है। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको
कमीशन या वेतन नहीं मिलेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन ए के द्वारा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है लाभ विभाजन का अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि विभाजन का अनुपात समान यानी कि इक्वल होगा। कहता है धारा जो है आपका यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन बी, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अग्रीमेंट नहीं बनाई है, तो आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वल में होगी, 1:1 में होगी। ठीक है। थर्ड नंबर कहता है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, परंतु यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो तो ब्याज लाभ में से ही दिया जा सकता है। हानि की दशा में पूंजी पर कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स पूंजी लेकर आते हैं उस पर वो ब्याज मांगते हैं। ठीक है, ब्याज मांगते हैं तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। पहला चीज़ जो सेक्शन आपको 13C कहता है, सबसेक्शन सी जो कहता है 13 सेक्शन 13 सबसेक्शन जो सी कहता है कि पहली बात तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज ही नहीं मिलेगा, परंतु यदि साझेदार संलेख में पूंजी पर अगर आपने अग्रीमेंट बनाई है, आपने डीड बनाई है, डीड में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो, तो ब्याज तभी मिलेगा जब लाभ में से दिया जा सकता है, जब बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हानि की दशा में पूंजी पर कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगी तभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। अगर बिजनेस में लॉस होती है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आगे मैं डिस्कस करूँगी इसके बारे में। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि लॉस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देन माय डियर यू हैव टू गिव, आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। बट जनरली अपने माइंड सेटअप कर लो यहाँ पे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो पहला चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को नहीं देना है। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, अग्रीमेंट बनी हुई है, तो आप चेक कर लो कि क्या आपका प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। और क्वेश्चन क्या बोलता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है। चलिए 4 नंबर कहता है कि साझेदार के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कल को लोन देता है बिजनेस में, फर्म में, तो वैसी दशा में क्या बातें होंगी। साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। हानि की दशा में भी ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन डी कहता है। देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में लोन दिया है, फर्म में लोन दिया है, तो हर हाल में उसे 6% वार्षिक की दर तो आपको ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। इवन अगर बिजनेस को हानि होती है तो भी आपको ये ब्याज चुकाना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। लास्ट में आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर कल को साझेदार जो है, पार्टनर जो है, बिजनेस में से ड्राइंग कर लेते हैं, बिजनेस में से पैसा निकालते हैं, तो उस पर जो है ब्याज नहीं लगेगा, यहाँ पे बोला जाता है। तो ये 5 जो प्रोविज़न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। अदर नोटवर्दी क्या बोलते हैं, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और भी हैं जो कि आप देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। अगर ABC पार्टनर है, सारे के सारे पार्टनर अगर अग्री करते हैं तभी वहाँ पे पार्टनर मतलब कि नया कोई बंदा बिजनेस में या फर्म में एडमिट हो सकता है, घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है। अगर उसमें से C अगर सहमत नहीं है तो नया पार्टनर नहीं आ सकता है। ठीक है। ये सब कहता है सेक्शन 31 में। 2 नंबर, प्रत्येक साझेदार फर्म के संचालन में भाग ले सकता है। हर एक साझेदार जो है वो फर्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन ए में कहता है प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है। कहने का मतलब है जितना भी साझेदार वहाँ पर है, ABC अगर पार्टनर है तो सारे के सारे पार्टनर जो भी जर्नल एंट्री है, लेजर है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, सारा कुछ जितना ट्रेडिंग PL अकाउंट जो भी चीज़ें हैं उन सारे पुस्तकों को
निरीक्षण कर सकता है, चेक कर सकता है और साथ ही साथ उसका जेरोक्स भी ले सकता है। दैट इज़ धारा जो है आपका 12 सबसेक्शन यानी कि सेक्शन 12 सबसेक्शन डी में कहता है। ठीक है। 4 नंबर कहता है यद्यपि नाबालिग साझेदार नहीं हो सकता है, यद्यपि नाबालिग साझेदार नहीं हो सकता है, फिर भी सभी साझेदारों की सहमति से उसे फर्म के लाभों में हिस्सा दिया जा सकता है। सेक्शन 30 कहता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इशू क्या है ना, नाबालिग को लेकर। से मान लीजिए फर्म जो है उसमें पार्टनर ए बी सी थे, ठीक है। सपोज सी की डेथ हो जाती है या फिर सी किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं कर पाता है, मतलब तबीयत खराब हो जाना, कुछ एक्सीडेंट टाइप से सिचुएशन हो जाना, तो वैसी दशा में कल को उसका जो बेटा है या बेटी है वो नाबालिग है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट उसमें करता है, तो वो तभी पार्टिसिपेट करेगा, तभी वो प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है जब ए और बी अग्री होंगे। 100% ए और बी क्या होना चाहिए, अग्री होने चाहिए, तभी वो लाभ में हिस्सा ले सकता है। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में लोग डिस्कस आगे करेंगे। बस अभी आप इतना जान जाओ कि वो लाभ में हिस्सा ले सकता है। अग्री मतलब सारे लोग अगर अग्री होते हैं तो, ठीक है, सबके सहमति से ही होगा ये चीज़। 5 नंबर कहता है सभी साझेदारों की सहमति में अथवा साझेदारों के मध्य व्यक्त समझौता के अनुसार एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। सबके सहमति से, ठीक है ना। अगर कोई साझेदार रिटायर होना चाहता है, हटना चाहता है, तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर कहता है यदि कोई विपरीत अनुबंध न हो तो किसी साझेदार को मृत्यु होने पर फर्म विशिष्ट हो जाती है। अगर कल को कोई आपने अनुबंध नहीं किया हुआ है, विपरीत अनुबंध नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो अगर कल को किसी की डेथ अगर हो जाती है फर्म में, तो अपने आप फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन एक चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ जा करके क्या होता है डिसोल्यूशन, मतलब अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो पॉइंट में। आज मैं इसको जितना थ्योरेटिकल पार्ट है आज इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन पार्टनरशिप डीड का बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप देख सकते हो 1 से लेकर 6 पॉइंट दिया हुआ है अपने बुक में। साझेदारी संलेख नंबर 1 कहता है साझेदारी संलेख साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों को स्पष्ट करता है। ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उस पार्टनरशिप डीड में आपने ड्यूटीज़, राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लायबिलिटी, सारा कुछ आपने लिखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो क्लैरिटी है। नंबर 2, यह साझेदारों के संबंध को परिभाषित करता है, जो भी साझेदार का जो संबंध होता है उसको डिफाइन करता है, स्पष्ट करता है, ठीक है। 3rd नंबर, एक सुस्पष्ट लिखित साझेदारी संलेख साझेदारों में गलतफहमी या भ्रम व झगड़ों को दूर करने में सहायक होता है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना ली है तो ऑब्वियसली भविष्य में जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हर चीज़ लिखा हुआ है वहाँ पर, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़े नहीं होंगे इनके बीच में और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, ठीक है। 4 नंबर कहता है साझेदारों में कोई विवाद होने पर साझेदारी संलेख की सहायता से उसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये भी 100% लाइन सही है और इम्पोर्टेंस बिल्कुल इसका यहाँ बनता है कि अगर आपने लिखित पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो कल को कुछ अगर प्रॉब्लम भी होता है, कुछ इशू भी होता है, तो इस डीड के द्वारा हम आसानी से मैटर को सुलझा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर कहता है कि साझेदारी संलेख फर्म के संचालन को दैट इज सरल बनाता है और अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो हम आराम से जो फर्म का जो संचालन करते हैं उसको आराम से संचालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ईजी मेथड हो जाता है, सोल्यूशन हर चीज़ ईजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। 6 नंबर, यह न्यायालय में एक अच्छा साक्ष्य माना जाता है और कुछ अगर कल को कोई इशू होता है, अगर आप कोर्ट में भी जाते हो तो ये एक एविडेंस के रूप में भी काम करता है। तो आई होप से इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल कम टू हियर कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चंस है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट नेसेसरी टू हियर पार्टनरशिप डीड, क्या साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य है? ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता भी है 1 मार्क्स में अंदर, ठीक है ना। क्या साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य है? क्या जो पार्टनरशिप डीड जो बनती है, एग्रीमेंट जो बनती है, क्या ये कंपलसरी है, नेसेसरी है?
तो बिल्कुल नहीं, ये 1932 में कहीं नहीं बोला कि इट इज़ कंपलसरी। नहीं, साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है, साझेदारी संलेख का निर्माण अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो पहला प्रश्न जो था वो आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न कहता है कि क्या साझेदारी समझौता का लिखित होना आवश्यक है? इज़ इट नेसेसरी टू हियर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग? तो 1932 एक्ट में हमने पढ़ा ही है कि वहाँ पे लिखित और मौखिक दोनों होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, ठीक है। तो नहीं, कानून के अनुसार जो है 1932 जो अधिनियम हमारा है उसके अनुसार तो साझेदारी समझौता का लिखित होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। फिर भी अनावश्यक परेशानियों व विवादों से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि यह लिखित में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर लिखित में नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तो बेहतर है कि आप लिखित ही करिए, और भी आज के ज़माने में तो बेहतर होगा कि आप लिखित ही करिए, ठीक है। एंड द लास्ट हियर एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। क्या साझेदारी संलेख का पंजीकरण कराना अनिवार्य है? इज़ इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड? पंजीकरण तो कल ही मैंने डिस्कस किया था, नहीं, ठीक है, कंपलसरी नहीं बोलता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, किंतु सामान्य हित की दृष्टि से एक लिखित साझेदारी संलेख को जिस पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर हों, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908, ये याद रखिएगा 1908 के अंतर्गत रजिस्टर करा लेना चाहिए। देखो कंपलसरी तो नहीं है कि लिखित हो या पार्टनरशिप डीड बने या ना, क्या बोलते हैं, रजिस्टर, लेकिन आज के ज़माने में मेरे अनुसार, और आप ही समझ सकते हो कि पार्टनरशिप डीड बननी चाहिए, लिखित भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैंने थ्योरी आपकी कंप्लीट कर दी है, जो पार्टनरशिप फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 से, ठीक है ना। अब अगले क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक। आप देख सकते हो अगले क्लास से, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ, अगले क्लास से एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं बोलूँगी अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक करिए एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।